नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी, क्या यही है वैराग्य। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए सुनते हैं। एक महीने पहले पहली बार जब सुमेधा ने हवेली में पैर रखा था तो रोमांच से भर उठी थी। काठ के भारी भरकम नक्काशीदार दरवाजे, उकेरे हुए सुंदर बेल बीटों से सजे गोखड़े, घेर घुमेर अंधेरी उजली सीढ़ियाँ, छोटे छोटे जनाना कमरे, बड़े मर्दाना हॉल और बैठकें, चित्रकारी की हुई ऊंची छतें, दीवारों पर भी नाथ द्वारा शैली में चित्र बने थे। डोली राधा कृष्ण की थीम पर, जिनके रंग कहीं कहीं उखड़ जरूर गए थे मगर फीके नहीं पड़े थे। पारंपरिक पोशाक पहनकर तो वह अभिभूत हो गई थी। सोने चांदी के तारों की कढ़ाई वाले लहंगा ओढ़नी, बाजूबंद, तगड़ी, नथ, बोरला और भी न जाने कितने पारंपरिक गहने उसकी सास ने बड़े आग्रह से पहनाए थे। और क्यों न पहनाती। पुखराज उनका इकलौता बेटा था और वह विजातीय सही उनकी एकमात्र बहू थी। जब पुखराज ने मुग्ध होकर कहा था, सुमेधा, इतनी रूपसी वधू पाकर तो कोई भी परिवार गर्वित होता। तोशनीवाल परिवार में तुम्हारा स्वागत है। फिर भी वह ठंडा सा विरोध लगातार महसूस कर रही थी। कहाँ बुद्धिजीवी और उदार मानसिकता वाले परिवार की बेटी सुमेधा और राजस्थान के एक जैन बहुल कस्बे के श्वेतांबर जैन परिवार का बेटा पुखराज। पर क्या करते जब प्रेम उन्हें करीब लाकर एक दूसरे की नियति बना गया। दोनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। पुखराज तब एमडी कर चुका था, तो विवाह को लेकर घर वालों की जल्दी के बारे में उसने सुमेधा को कहा कि अब वह और टाल नहीं पाएगा। तो सुमेधा को न चाहकर भी हाँ करना पड़ा। न चाहकर इसलिए कि वह प्री पीजी की तैयारियां कर रही थी, पर पुखराज को खोना उसे किसी भी कीमत पर नामंजूर था। सुमेधा के परिवार में इस विवाह के प्रति कोई विरोध न था। हाँ, मम्मी चिंतित थी कि ऐसे ऑर्थोडॉक्स परिवार में कैसे निवाह हो पाएगा सुमेधा का। पुखराज के पिता तो माने नहीं मान रहे थे कि एक कायस्थ परिवार की लड़की उनके परिवार की वधू बने। जाति धर्म के अतिरिक्त भी तो खान पान, पहनावे और रहन सहन में गहरा अंतर था। प्रत्यक्षतः पुखराज ने पिता से कोई बहस नहीं की, पर माँ से साफ साफ कह दिया कि वह बहुत पहले ही यह निर्णय कर चुका है। 3 सालों के भावनात्मक जुड़ाव के बाद अब वह सुमेधा से अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब यह विवाद तो होगा ही, चाहे बाबूजी के आशीर्वाद से हो या उनके आशीर्वाद के बिना। माँ ने बड़ी कठिनाई से पिता पुत्री की संधि कराई। माँ व्यवहारिक है, जानती है कि जाति धर्म की हट कहीं बेटे को अलग न कर दे। वह भी इकलौता लायक बेटा। मन ही मन कोसा तो जरूर होगा कि इसे भी मेरा ही बेटा मिला था। फिर भी बेमन से उन्होंने इस विवाह की स्वीकृति पिता से दिलवा ही दी और एक सादा सा विवाह समारोह करने के बाद सुमेधा बहू बनकर यहाँ आ गई। यहाँ प्रतापगढ़ में पापा जी ने फिर सारे समाज को बुलाकर शानदार रिसेप्शन दिया था और 1 सप्ताह तक जीमड़ चलता रहा था। ये सुमेधा का ससुराल, जहाँ प्याज तो दूर की बात है, गोभी, अंकुरित दालें तक निषेध थी और चौमासे में हरी सब्जियां भी। खान पान से तो सुमेधा को कोई आपत्ति न थी, बस डॉक्टर होने के नाते कभी कभी दबे स्वर में उनका महत्व समझाना चाहती थी तो पुखराज की मम्मी नाराज हो जाती। पुखराज का कहना था, सुमेधा, वैसे भी हमारे विवाह से ये लोग खुश नहीं हैं, ऐसे में तुम उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया मत करो। कितना रहना है आखिर तुम्हें यहाँ? 2 महीने बाद ही एमएस करने तुम्हें उदयपुर जाना ही होगा। सुमेधा चाहकर भी प्रतिवाद न कर सकी थी। ठीक ही तो है, पर वह यह भी जानती थी कि 2 साल बाद सही, रहना तो इसी कस्बे में है। एक तो पुखराज इकलौता बेटा, उस पर आदर्शवादी व्यक्ति, और सबसे ऊपर पुखराज के परिवार के धार्मिक गुरु जैन मुनि अवनिंद्र जी का आदेश कि पुखराज प्रतापगढ़ रहकर ही प्रैक्टिस करे और एक निःशुल्क अस्पताल की स्थापना हो जिसकी वे दोनों जिम्मेदारी लें, जिसमें आसपास के तमाम गांव के मरीजों का इलाज मुफ्त हो। इस आदेश को स्वयं सुमेधा के आदर्श भी पूरी श्रद्धा के साथ मानते थे और वह पुखराज के सपनों की साझेदार बनकर रहना चाहती थी। बड़े शहरों, मोटी फीसों और आपाधापी भरे जीवन के प्रति ऐसा कोई लगाव भी न था। पुखराज और उसे यही आदर्श, यही विचार करीब लाए थे। जून माह अपने अंत पर था।
हल्की फुल्की फुहारों के साथ चौमासा शुरू हो गया था। सुमेधा को बेसब्री से इंतजार था अपने प्री पीजी के रिजल्ट का। पता नहीं मेरिट में उसे कहाँ नंबर मिले, न जाने कौन सी ब्रांच मिले। गायनोकोलॉजी मिलने पर ही वह सच्चे अर्थों में ग्रामीण महिलाओं और रूढ़ियों से घिरी कस्बाई महिलाओं के लिए कुछ कर पाएगी। हवेली में गहमागहमी शुरू हो गई थी। पूरे 2 वर्ष बाद प्रतापगढ़ के स्थानक में जिनवर मुनि अवनिंद्र जी महाराज सा अन्य मुनियों के साथ पधार रहे थे। पुखराज भी उत्साहित था और अस्पताल के बारे में अपनी योजना उन्हें बताना चाहते थे। कहीं थोड़ी सी दुविधा थी कि अंतर्जातीय विवाह को लेकर न जाने कैसी प्रतिक्रिया हो उनकी। वैसे पुखराज पर हमेशा से उनका विशेष स्नेह था। महाराज शाह ने जब उनके घर का आतिथ्य स्वीकार किया, उस दिन हवेली में उत्सव का सा माहौल था। वे स्वयं ही नहीं, उनके शिष्य भी भोजन आरोग्य पधार रहे थे। महाराज शाह के उल्लेख को लेकर बोलने में कुछ निश्चित सम्मान सूचक शब्दों के प्रयोग की सावधानी बरतनी होती थी। सो सुमेधा, जो इस सब की अभ्यस्त नहीं थी, सो कई बार सास से डांट खा चुकी थी। महाराज शाह खाना खाने नहीं आ रहे, भोजन आरोगने आ रहे हैं। वे कोई हम तुम जैसे साधारण नहीं हैं। वैसे महाराज साहब और उनके शिष्य एकदम सादा भोजन लेते थे, किंतु इस शुभ अवसर पर मम्मी जी ने हवेली के अन्य हिस्सों में रहने वाले बड़े बाबूजी, काका साहब और दोनों बुआ साहब के परिवारों को भी आमंत्रित कर दिया था। महाराज साहब का भोजन मम्मी जी स्वयं अपने हाथों से तैयार कर रही थी। अन्य सभी के लिए ब्राह्मण रसोईया दाल बाटी चूरमी की रसोई तैयार कर रहा था। सुबह से 2 बार रसोई धुली। खाना बनाने वाला महाराज मम्मी जी से भी एक हाथ आगे सफाई के मामले में। सो चाहकर भी सुमेधा मम्मी जी की सहायता न कर सकी, या जानबूझकर उसका रसोई में प्रवेश वर्जित ही रखा गया हो। उसे आदेश था कि बस नई बहू की तरह तैयार हो जाए। जेवर कपड़े भी उन्होंने तय कर दिए थे और उसकी अलमारी में रख दिए थे। उन्हें पता जो था कि उनकी डॉक्टर बहू हल्की साड़ी और पतली सोने की चेन पहनकर खड़ी हो जाएगी, सो आज उसकी नहीं चलेगी। घर में इतना बड़ा आयोजन सो है, पूरे खानदान की औरतें आएंगी तो क्या सोचेंगी। पुश्तैनी जेवर तो पहनने ही है। सुमेधा तैयार हुई। मोरपंखी ब्रोकेट का लहंगा और एक हीरे का हल्का सा सेट चुनकर पहन लिया। लेकिन सास कहाँ मानने वाली थी, जब तक थाली भर जेवर अपने हाथों से स्वयं सुमेधा को ना पहना दें। बड़े भारी जड़ाऊ सेठी नहीं, बाजूबंद, तगड़ी, नथ, बोरला, जूड़ा पिन, न जाने क्या क्या। उस पर तर्क किया कि कौन कहेगा कि नवेली बिंदड़ी हो, अभी महीना भी नहीं हुआ है शादी को। संपन्नता तो जैसे टपकती पड़ती है इस परिवार में। अभी तो देखना जब काका सा और बुआ सा के घर की बेटियां बिंदड़ियां आएंगी। चेहरा भले ही आधा घूंघट से ढका होगा, मगर सोने के काम वाली पोशाकें और हीरे मोती जड़े लग तक जेवर। वह यही सोचकर मुस्कुरा दी। किसके ख्यालों में मुस्कुरा रही हो, कहते हुए पुखराज अंदर आए और एक प्रगाढ़ आलिंगन में उसे बांध लिया। नवविवाहिता युगल इस आलिंगन को इसकी परिणति तक ले जाने पाते, उससे पूर्व ही नीचे वाली बैठक से बाबूजी का स्वर पुकारा, पुखराज। पुखराज 2-2 सीढ़ियां फरलांगते हुए नीचे भागे। नीचे की गहमागहमी से जाहिर था कि बड़े महाराज सा पधार चुके हैं। वह उत्सुकतावश उस गोखड़े में ओट लेकर खड़ी हो गई, जहां से नीचे वाली मर्दाना बैठक का कुछ हिस्सा और प्रवेश द्वार के बाद पड़ने वाला चौक साफ दिखाई पड़ता था। बैठक में सफेद चादरें बिछी थीं। बाबूजी ने स्वयं महाराज सा और अन्य श्वेत वस्त्रधारी जिनवर मुनियों के पैरों को साफ जल से प्रक्षालन किया और बड़े आदर से अंदर ले गए। परिवार के अन्य पुरुष भी अंदर चले गए। बड़े महाराज सा वृद्ध व्यक्ति थे, मगर जीवंत तेजोमय चेहरा, एक सहज मुस्कान सबको बांट दी उन्होंने। सभी उनकी आवभगत में व्यस्त हो गए। तभी एक युवा जैन मुनि, जो समूह से किसी कारणवश पीछे रह गए थे, चौक में प्रविष्ट हुए। चारों ओर देखा, सबको व्यस्त पाकर स्वयं तसले में पानी लेकर हाथ पैर धोने लगे। अनभ्यस्त सुमेधा ने अपनी सरकती ओढ़नी फिर से सर पर ओढ़ना चाहा तो धीमी गुनगुनाहट के बीच एक संगीत उभरा। कंकन, तगड़ी, करधनी और बाजूबंद की लूमों सभी के घुंघरू कोरस में बज उठे। ओढ़नी संभालती कि ताजा धुले केशों की एक लंबी लट आगे को झूलाई। वह संभलती उससे पहले ही 2 चकित आंखों का जोड़ा उस पर आ टिका। यह साधारण पुरुष की मुग्ध दृष्टि होती तो सहज ही उपेक्षित कर जाती, क्योंकि उसे बखूबी परिचित थी। ये दृष्टि तो अनुभवहीन, निष्पाप, बाल सुलभ चकित दृष्टि थी। ऐसा लगता था ये 2 आंखें नहीं, अनाड़ी सवार के बाग छुड़ा के भाग निकले 2 घोड़े हों, अपरिचित जगह पर खोए खोए।
या और कोई नहीं, वही पीछे छूट गए युवा मुनि हैं। ऐसा भान होते ही सुमेधा का दिल धक, उन आंखों की निष्पाप दुराग्रहता को पकड़ कोई और ऊपर देखता, उससे पहले ही वह सहम कर ओट में हो गई। पहले ही क्या, कम आपत्तियां हैं जो एक और मौका दिया जाए। लेकिन युवा भिक्षु की आंखें अब उसे खोज रही थीं। वह तीव्रता से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर किंग कर्तव्य विमूढ़ सी वह पलंग पर बैठी रही। ऐसा क्या था उस भिक्षु की आंखों में? क्यों हुआ ऐसा? थोड़ी देर बाद ही उसका कमरा सास के साथ आए परिवार की स्त्रियों से भर गया। बातों में सुमिधा इस प्रकरण को भूल भी गई। अपने से रिश्ते और आयु में बड़ी महिलाओं के चरण स्पर्श किए और अपनी हम उम्र नंदों और भाभीियों के बीच जा बैठी। उन लोगों के बीच एक क्षीण सी उच्च शिक्षा और जाति भेद की रेखा खिंची थी। वह सुमेधा की सहजता की वजह से शीघ्र ही टूट गई। भाभी साहब बताओ ना, किसने पहल की? एक ने कहा। हमारे पुखराज भाई साहब तो सीधे हैं, उन्होंने नहीं की होगी, दूसरों ने कहा। सुमेधा सास के लिहाज से चुप रही, वरना बताती कि आपके पुखराज भाई साहब को उसने महीनों तक घंटों हॉस्टल के विजिटिंग रूम में इंतजार करवाया था। तब हाँ की थी। बड़े ढीठ थे, हाँ करवा कर ही माने थे। सुमेधा की एक रिश्ते की जेठानी है जो बॉम्बे की है और उन्होंने जे आर्ट्स से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया है। यहाँ हॉबी क्लासेस चलाती हैं। उन्होंने कहा, इतनी सुंदर है, डॉक्टर है हमारी देवरानी। देवर जी हमारे छुपे रुस्तम है, हो न हो उन्होंने ही प्रपोज किया होगा। जब भी घर आते मुझे आकर बस सुमेधा की बातें बताते रहते। सुमेधा जी वो, सुमेधा जी ये। इतने में ही उनकी बात काट छोटी बुआ जी की ननद बोली, डॉक्टर तो हमारे जेठरी पोती भी थी, रूपाली भी कम कोनी थी, और पैसा वाली पार्टी, ऊपर सु आपड़ी जात। कमरे में कुछ देर को खामोशी सी छा गई। सुमेधा ने ही सबको इस अप्रिय स्थिति से उबारा। हाँ, तो काकी सा, आप कुछ पूछ रहे थे ना कि आपके कुछ, वो बेटा, कुछ महीने से माहवारी ज्यादा हो रही है। आपकी उम्र क्या होगी काकी सा? यही 48 के आसपास। काकी साहब जरा भी नहीं लगते 48 के। मैं तो सोचती थी आप 35 से ज़्यादा नहीं होंगे। वैसे मेनोपॉज से पहले ऐसा हो जाता है। फिर भी अगर कल थोड़ा टाइम निकाल कर आप चेकअप करा लें तो ठीक रहेगा। इससे जुड़ी दूसरी तकलीफ़ों के बारे में भी सलाह दे दूंगी और दवा भी। फिर क्या था, एक तो घर की डॉक्टर, उस पर महिला, सब अपनी अपनी समस्याओं के पिटारे खोलकर बैठ गए। सुविधा के लिए ये नया न था। हर मौके बेमौके जहाँ कोई महिला मिलती, थोड़ी औपचारिक बातों के बाद अपने स्वास्थ्य संबंधी एक न एक समस्या लेकर जरूर बैठती। यहाँ तक कि हॉस्टल से घर जाने पर उसकी अपनी मम्मी हर बार कुछ न कुछ समस्या लिए मिलती थी। हाँ सुमी, तेरे पापा को तो फुर्सत नहीं कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। मैं सोच रही थी कि तू आए तो बताऊं। देख तो बेटा, जरा पेट की इस तरफ बड़ा दर्द रहने लगा है। सुमेधा कभी बुरा नहीं मानती, हमेशा हर एक की समस्या गौर से सुनती और ज़रूर सलाह देती, क्योंकि वह जानती है कि अधिकतर भारतीय महिलाएं अपने स्वास्थ्य को तब तक अहमियत नहीं देती जब तक वह बड़ी बीमारी बनकर सामने ना आ जाए। उस पर गायनिक प्रॉब्लम्स तो सबसे ज़्यादा छिपाई और उपेक्षित की जाती हैं। ग्रामीण, कस्बाई, अर्ध शिक्षित, शिक्षित, अशिक्षित, निम्न वर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय महिलाएं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती ही हैं। कभी कभी तो अमीर या शिक्षित महिलाएं भी अपने या पति के पास समय की कमी की वजह से किसी बीमारी की बिगड़ी हुई अवस्था तक डॉक्टर, अस्पताल, दवाओं से बचती रहती हैं। झिझक भी इतनी होती है कि महिला डॉक्टर उपलब्ध न हो तो पुरुष डॉक्टर को बताने से बचती रहती हैं। अच्छा सुमेधा, अब अपना अस्पताल बंद करो। महाराज जी जम चुके, सब धोख लगाने चलो। यह औपचारिकता पूरी हुई। महाराज शाह के प्रस्थान के बाद पुरुषों और बच्चों का भोजन शुरू हुआ। अंततः महिलाओं की बारी आई। खूब तेज भूख लगी थी और खाना बहुत स्वादिष्ट था। दाल बाटी, चूरमा, गट्टे का पुलाव। 3 बज गए, रसोई निपटते। 4 बजे जैन धर्मशाला में महाराज शाह का आख्यान था, वहां भी सबको जाना है। अब जेवर चुभने लगे थे। सुमेधा बस सब कुछ उतार कर हल्का सा पहनकर सो जाना चाहती थी। शायद सासू जी को मना ले वह आख्यान में न जाकर घर में आराम करने के लिए। अपने घर में आकर उसने हल्की शिफॉन की साड़ी पहन लंबी चोटी को जूड़े में बांध लिया और जरा लेट गई। भारी भरकम नक्काशीदार टीक के पलंग पर, जिसके सिरहाने पैताने आईने जड़े थे। ये पुखराज के मम्मी पापा की शादी का पलंग था। हाउ रोमांटिक! वह स्वयं को आईने में देख बुदबुदाई।
आंखें मूंदते ही अचानक उस युवा भिक्षु का चेहरा सामने आ गया। मुड़ा हुआ सर, लंबा पतला चेहरा, घनी बरौनियों वाले शहद के रंग की बड़ी आंखें, हल्के से किशोरों जैसी दाढ़ी मूंछों के रोए, लंबी स्वस्थ देह और श्वेत वस्त्र। तभी अचानक पुखराज आकर उस पर झुका तो वह चीख पड़ी। क्या हुआ? डर गई मैं। नींद में थी शायद। थक गई हो? हाँ। तुम नहीं थके? थक तो गया हूँ, मन भी है तुम्हारे पास लेटने का, मगर आख्यान में तो जाना ही होगा ना। यहाँ तो मैं महाराज सर के हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट पर बात तक नहीं कर सका। पुखराज, अगर मैं न जाना चाहूँ तो? चलना होगा सुमेधा। लेकिन आनाकानी करने की रही सही गुंजाइश चाय के साथ मम्मी का आदेश लाए चंपालाल ने पूरी कर दी। भाभी सा, चाय पी त्यार वही जाओ सा, मासा नीचे वाट जो रिया है। वही सिपौन की साड़ी पहने सुमेधा नीचे आ गई। जेवर के नाम पर हल्की चेन, पतले कड़े और हीरे के लौंग नाक और कान में थे। मम्मी को अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। आख्यान में भी वही दो भागते नादान घोड़े, वही आंखें उस पर आकर उलझ गईं। बड़े महाराज के पास वह बैठे थे। आंखें पहचान में आते ही बाकी चेहरा एक कुलास सा आ जुड़ा था। पतले भींचे से कठोरता दिखाने का जबरन प्रयास करते होठ, जिद्दी सी तीखी नाक, मगर सारे संयमों से छूट भागती आंखें। आख्यान आरंभ होने से पहले पुखराज ने मेरा परिचय बड़े महाराज से करवाया। वे बड़े उदारमना, स्नेहिल और ज्ञानवान व्यक्ति लगे। सुमेधा ने इस बार जब उनके चरण स्पर्श किए, उसमें औपचारिकता नहीं, श्रद्धा थी। तुम तो डॉक्टर हो बेटा, जानती होगी कि अंतर्जातीय विवाहों से जातियों में नए गुण विकसित होते हैं। बस मेरे लिए इतना करना कि इस छोटे से पिछड़े गांव की सेवा करना। यहाँ की स्त्रियां लेडी डॉक्टर के न होने से बड़ा कष्ट पाती हैं। पुखराज इतना पढ़कर भी इस छोटे कस्बे में अस्पताल खोलकर कल्याण का काम कर रहा है। जब उसकी डॉक्टरी में सिलेक्शन हुआ था, तब मुझे विश्वास न था कि इस बार शहर में पढ़कर यह मेरी बात मानेगा। अब उसका साथ देकर अपना कर्तव्य पूरा करो। और एक बात और, यहाँ स्थानक में साध्वी शांता जी बीमार हैं, समय निकालकर उन्हें दवा दे आना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज सा। मेरे पीछे खड़ी सासू माँ के चेहरे का गर्व मुझे महसूस हो रहा था। पुखराज ने राहत की सांस ली। महाराज साहब से जरा दूर बैठे उस युवा मुनि की उत्सुक दृष्टि और कान इधर ही लगे थे। महाराज साहब के पास से पंडाल में लौटते समय सुमेधा ने पुखराज से पूछ ही लिया, ये जो यंग से महाराज साहब हैं, वो कौन है? वो मुनि सागर चंद जी हैं। 18 साल का होते ही उन्होंने दीक्षा ले ली थी। बड़े हाईली एडुकेटेड हैं। प्राकृत और इंग्लिश दोनों में एमए हैं। पुराने जैन स्क्रिप्ट का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं। पास के गांव के ही हैं। आख्यान कब आरंभ हुआ, कब खत्म, सुमेधा को पता ही नहीं चला। वह उसी अद्भुत व्यक्ति के बारे में सोचती रही। इतना सुदर्शन, शिक्षित व्यक्ति तमाम कामनाओं पर विजय पाने का दावा कर भिक्षुक बन बैठा है। क्या यह इतना आसान है? क्या सचमुच वह इस ठाटे मारते उद्दाम यौवन के बीच स्वयं को जीत पाता होगा? पर इससे उसकी आंखें तो नहीं साधी जाती। यही सोच लिए सुमेधा घर चली आई। रात थके होने के बावजूद वह सो न सकी। पुखराज भी थके थे, मगर सुमेधा की जिज्ञासा का कोई अंत न था। तो पुखराज, कौन थे ये मुनि सागर चंद जी महाराज सा? ये तो 35 साल के भी नहीं लगते। मुझसे भी छोटे हैं, 25 के हैं भी नहीं। तुम बता रहे थे अनाथ थे। हाँ, उनके पिता की डेथ जब ये छोटे थे तभी हो गई। सगे चाचाओं ने बिजनेस और रिश्तेदारों ने घर वर अपने नाम करा लिया। इन्हें इनकी अपनी माँ और जवान बहन को निकाल दिया। तब महाराज साहब की शरण में गए। महाराज साहब ने समाज से आग्रह कर इनकी बहन की शादी कराई, इन्हें पढ़ाने की व्यवस्था की और पूरी स्वतंत्रता दी कि वे सामान्य जीवन जिए, नौकरी करें, शादी करें। पर पिछले साल इन्होंने दीक्षा ले ली। बड़े महाराज साहब के प्रति सुमेधा की श्रद्धा और बढ़ गई। सुबह सुबह वह बैग लेकर स्थानक पहुंची। साध्वी शांता जी, एक उम्रदराज साध्वी, काफ़ी बीमार थीं। ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था। जो काम की दवाएं सैंपल में मिले पुखराज के बैग में मिली, वे तो शांता जी को दे दी और कुछ इंजेक्शन सेविका को पर्ची देकर मंगवा लिए। इंजेक्शन देकर उनके सोने की प्रतीक्षा में वह उनसे बातें करने लगी। कब से बीमार हैं आप? साल भर से यही चल रहा है बेटा। अब कहीं आती जाती भी नहीं। यही जो भोजन मिला जिम लिया,
ज़्यादातर दूध फल। लेकिन ऐसे तो आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं। ठीक से खाया करें। अब उपवास बंद कर दें। कब तक संभालूं या दे? यह मिट्टी होने का समय है। दवाओं के असर से वे धीरे धीरे नींद में डूब गई। सुमेधा को ममता हो आई एकाकी वृद्धा साध्वी पर। नंगे फर्श पर सोती शांता जी बड़ी निरीह लग रही थी। मन तरल हो उठा। पर यही तो सन्यास है, वैराग्य है। जीवन भर त्याग, फर्श पर सोना, भिक्षा ले अंजुरी में खाना, नंगे पैर यात्राएं करना और अंत में एकाकी वृद्धावस्था। मन ने चाहा इन्हें हवेली ले जाएं और पूरी देखभाल करें। आखिर पुखराज हार्ट स्पेशलिस्ट है। लेकिन धार्मिकता को चुनौती देने और आहत न करने की पुखराज की सख्त हिदायत याद आ गई। वह 1 घंटे बाद बीपी फिर से लेने की प्रतीक्षा में वहीं बैठ गई। स्थानक का फर्श ठंडा था और वातावरण एकदम शांत। हवेली की चहल पहल से दूर स्थानक में सचमुच समस्त तनाव को हर लेने वाली शांति और सुकून है। अगर आने कुछ आधारहीन से बंधन न हो तो क्या बुरा है वैराग्य। जैन मतावलंबी मुनि और साध्वियाँ सही मायनों में वैराग्य लेते हैं। अन्य आडंबरी साधुओं की तरह महज आडंबर, प्रचार, ऐश्वर्यमय जीवन तो नहीं जीते। साधु की दिखावटी बानी के साथ ऐसी ही बातें सोचते हुए सुमेधा कुछ पलों को अपनी प्राइवेसी और ठंडे फर्श का आनंद ले रही थी कि एक शीर सी पादचाप के साथ एक दुबली पतली सुंदर तेजोमय चेहरों वाली साध्वी आई। सुमेधा के प्रणाम के उत्तर में आशीर्वचन देकर वहीं पास बैठ गई। ब्रह्मचर्य के कठिन व्रत से मानो उनकी वय स्थिर होकर रह गई थी। काली काली शांत आंखें, स्निग्ध त्वचा, प्रथम दृष्टि में अनायास उन्हें देख पश्चाताप में डूबी रत्नावली का सा भान हुआ। मानो रूपमती देह के मोह की व्यर्थता का ताना मार किसी तुलसी को हमेशा के लिए खो चुकी हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे संकोच कर बोली, मंदा ने बताया तुम डॉक्टरनी हो। बेटा एक तकलीफ है। कहिए। निसंकोच कहिए महाराज सा, मैं औरतों की ही डॉक्टर हूँ। कई दिनों से सीने में एक गांठ सी है। दर्द होता है उस गांठ में? नहीं, दर्द तो नहीं होता, पर कांख तक बढ़ गई है तो हाथ ऊपर नीचे करने में तकलीफ होती है। महाराज सा, ये तो सीरियस बात है। आप अभी चेकअप कराइए। हाँ अभी। दर्दहीन गांठ की समस्या को सुमेधा से अधिक और कौन समझ सकता था। घने संकोच के साथ उन्होंने चेकअप करवाया। अच्छा संकेत तो नहीं था, पर तुरंत इलाज शुरू करने पर स्थिति को संभाला जा सकता था। मैं दवा भिजवा दूंगी। अगर साधारण गांठ हुई तो ठीक हो जाएगी, और अगर क्या? दवा से ठीक नहीं हुई तो आपको बड़े शहर में जाकर टेस्ट और फिर इलाज करवाना होगा। बेटा, मुझे तो तेरी ही दवा से काम चलाना होगा। मेरा भाग्य जो तू स्थानक में आ गई, दवा मिल जाएगी। हमें तो रोगों से भी अकेले जीतना होता है। न जीते तो नश्वर देह ही तो है। उनके स्वर में न जाने क्या था, तिक्तता या वैराग्य। सुमेधा समझ न सकी। फिर भी उसने अंतिम प्रयास किया। महाराज सा, अस्वस्थ रहकर धर्म का निर्वाह कैसे होगा? बाद में यह गांठ बढ़कर बहुत तकलीफ देगी। मेरी माने आप, मैं 8-10 दिन बाद उदयपुर जा रही हूँ। मैं वहीं पढ़ती हूँ मेडिकल कॉलेज में। आप मेरे साथ चलें, कुछ टेस्ट करवाएं और इलाज होने तक वहीं रहें। वहाँ भी स्थानक तो होगा। मैं आपके पास आती जाती रहूँगी। असंभव सी बात है यह। उदयपुर स्थानक तो मैं जा सकती हूँ, पर अस्पताल जाना नहीं है बेटी। सुमेधा लौट आई। उसके बाद 2-3 बार और स्थानक गई। शांता जी तो ठीक हो रही थीं और आशीर्वासनियों से उसका आंचल भर देती थीं, पर उन दूसरी साध्वी जी को मेमोग्राम करवाने के लिए न मना सकी। उसने पुखराज को भी कहा, मम्मी जी को भी, पर सब असमर्थता व्यक्त करके रह गए। धर्म, त्याग, वैराग्य की आचार नीति में उलझकर रह गया प्रश्न स्वास्थ्य का। सुमेधा स्वयं से उलझती तो सास से बात करती। उनका तर्क होता कि इतने नेम नियम से जीने वालों को स्तन कैंसर जैसी बीमारी कैसे हो सकती है। वह कैसे समझाती कि स्तन कैंसर का नेम नियम से नहीं देखना। रिसर्च से सिद्ध हो चुका है कि यह कैंसर आनुवंशिक कारणों से भी होता है। अगर किसी स्त्री की माँ, दादी, मासी या अन्य करीबी रिश्तेदार को हुआ है तो उसे भी केयरफुल रहना चाहिए। यह भी सिद्ध हो चुका है कि बिना बच्चों वाली विवाहितों, अविवाहित महिलाओं और जरा भी स्तनपान न कराने वाली महिलाओं को स्तन कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। अंततः उसने नियति पर छोड़ दिया सब कुछ। जब साध्वी शांता जी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर एक दिन हवेली पधारी तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता उसे ही हुई। जून अंत के दिन थे, लंबे फुर्सत भरे दिन। शाम के 4 बजने वाले थे।
बाहर गर्म लू का असर अब भी कम नहीं हुआ था, मगर हवेली के अंदर कमरे बिना कूलर के भी आरामदेह और ठंडे थे। सुमिधा अपने कमरे के जालीदार गोखड़े में बैठकर ससुर जी की लाइब्रेरी से एक बेहद पुरानी सीला सिला सा मगर क्लासिक सा दिखने वाला उपन्यास निकाल लाई थी और दोपहर से उसमें डूबी थी। सास ससुर आज सुबह से पास के कस्बे में किसी शादी में गए थे। पुखराज आकर न जाने कब चंपालाल से खाना लगवाकर खाकर भी न जाने कब अपने क्लिनिक चले गए थे। वहां से उन्हें नए अस्पताल की साइट पर भी जाना था। उपन्यास रोचक था, किसी पुराने क्लासिक आर्थर थारहन का था। शीर्षक था द स्कारलेट लेटर। एक स्त्री को चरित्रहीन साबित कर प्रीस्ट उसे चर्च के नियमानुसार चरित्रहीनता का प्रतीक सुर्ख लाल रंग के धागों से कढ़ा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ए अपने कपड़ों पर पहनने को और कस्बे की बाहरी सीमा में अपने 3 बच्चों के साथ रहने का फरमान जारी कर देता है, जबकि वह स्वयं कस्बे की उन तमाम सफ़ेद पोसों की तरह ही उस गरीब स्त्री के चारित्रिक पतन में बराबर से शरीक रहा होता है। तो यूरोप भी इन सब सड़ी गली मान्यताओं से घिरा था एक समय में। तभी बड़े दरवाजे की साकल बजी। लगता है चंपालाल भी आड़त पर चला गया है। सुमिधा ने गोखड़े से झांका, पर गली में उसे कोई नहीं दिखा। एक बार और खड़खड़ाहट सुनकर वह उठी और नीचे उतर आई। लकड़ी के विशाल द्वार में बना एक छोटा खिड़की नुमा दरवाजा खोला। सामने मुनि सागर चंद जी। अब सुमिधा दुविधा में, क्या करे? कह दे कोई नहीं है, या भिक्षु का अपमान होगा, बाद में सब नाराज हो जाए तो। पधारिए महाराज सा। जितना कुछ सुनकर उसने इस परिवार में सीखा था उतना करने का प्रयास किया। धोख लगाए, चरण धुलवाए और उन्हें मर्दाना बैठक में फर्श पोंछ कर बिठाया। विराजे। वे बैठ गए, अपना झूला डंडा पास ही रखकर। अब सुमेधा भागी पुखराज को फ़ोन करने, और संयोग से वे क्लिनिक में ही मिल गए। पुखराज, खाना तो तैयार नहीं है पगली, इसलिए हम जैनियों में सूर्यास्त से पहले खाना बन जाता है। आज हम दोनों ही थे तो मैंने सोचा चंपालाल भी नहीं है। अच्छा तुम आ जाओ ना उनके पास बैठने को। देखता हूँ, बस साइट के लिए निकल रहा था, एक इंजीनियर भी आ रहा है। फ्रिज में आटा होगा, कुछ ताज़ा बना लो और जिमा दो। उनके साथ में भी रहना होता है, याद रखना। पहली बार उसे लगा कहाँ फंस गई वह। जब वह लौटकर जल लेकर नीचे बैठक में आई तो स्वयं महाराज शाह ने उसकी समस्या हल कर दी, यह कहकर कि बस दूध और फलाहार लेंगे। वह जल्दी से गाढ़े दूध में केसर और मेवे मिलाकर ले आई, साथ में 3-4 किस्म के फल और खोए की मिठाई। दूध और फलाहार ग्रहण कर उन्होंने पूछा, आपका नाम? सुमेधा। हाँ, आप तो डॉक्टर हैं, गुण अनुरूप ही नाम है। आप जैन नहीं हैं? अब तो जैन ही हूँ। हाँ, सत्य तो यही है अब, पर आप बहुत अलग हैं आम स्त्रियों से। एक लंबा पॉज खिंचा ही रहा। सुमेधा उनकी असहज दृष्टि को उपेक्षित कर उनके जाने की प्रतीक्षा में बोली, महाराज सा, कुछ फलाहार साथ के लिए रख दूं? नहीं, आज तो अब कुछ नहीं जिमूंगा, कल तक बासी हो जाएगा, रहने दें। फिर पहुंच असहज सा, आपको उस दिन पहली बार हवेली में देखा, आप साधारण कहाँ हैं? एमए में अध्ययन के समय मैंने ब्राउनिंग और कीट्स को पढ़ा और प्रेम को व्यर्थ ही दैहिक अनुभूति समझता रहा। आज वही सब मुझे विचलित करता है। सुविधा जी, मैं तब से अस्थिर, मेरा मन अस्थिर था। मुझे आज्ञा दे। महाराज सा, सुमेधा का चेहरा तमतमा रहा था, पर इस एक तीन नज़र से देखने वाले युवा भिक्षु को क्या कहे। वह जाने लगी। अब तक वो अपने असमंजस से उभर आए और सधे स्वरों में बोले, मेरी बात पूरी सुनकर जाइएगा। ये मानवीय कमजोरियां एक दीक्षित मुनि को शोभा देती हैं क्या? जानता हूँ, मगर सारा दोष मेरा नहीं। ध्यान लगाता हूँ तो आभूषणों की खनक गूंजती है। किसी ने विवश तो नहीं किया था इस उम्र में दीक्षा लेने को। एंड इट्स नेवर टू लेट। एक पलायन और बस बन जाइए गृहस्थ। धीमे स्वरों में सुमेधा बहुत कड़ाई से बोल रही थी। उसके स्वरों में गाढ़ा व्यंग सारी विसंगतियां देख सुनकर उतर आया था, पर वह सम्मोहित भिक्षु बोले चला जा रहा था, बस यही कन्फेस करने आया हूँ। लेट मी कन्फेस। सुमेधा जी, क्या आपके धर्म में लौट जाने का मार्ग नहीं है? ऐसे प्रश्न निश्चय ही आहत करने वाले थे और सीधे जाकर मम को चोट पहुंचाने वाले थे, और चोट पहुंची भी। सुमेधा जी, मैं अपनी कमजोरी का प्रायश्चित करके आपसे मार्ग पूछने नहीं आया।
हारा अब भी नहीं हूँ, मैं स्वयं अनजान था। इन अनजानी कामनाओं से देखना, एक दिन उबर जाऊंगा। उनका चेहरा जल रहा था, आंखों में नमी थी और होठ फिर दृढ़ता से भिज गए थे। चलता हूँ। सुमिधा का मन बुरी तरह भर आया था। स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। इस युवा मुनि के सहज असमंजस पर चिंता हो आई। उम्र ही क्या होगी इसकी, कैसे निभाएगा इतना भीषण वैराग्य। देर रात लौट आए पुखराज और आकर खुशखबरी दी कि सुमेधा का प्री पीजी में 48वीं रैंक है और उसे गायनेकोलॉजी ब्रांच मिल जाएगी। हाँ, प्रमोद ने फ़ोन कर यह भी कहा कि बस 15 दिनों में क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। अब बस जाने की तैयारी करो। अंतिम वाक्य से सुमेधा की खुशी में बिछोह की पीड़ा घुल गई। कुछ घंटे पहले का यह प्रकरण, खुशखबर, संभावित विछोह की कल्पना, सारी बातें घुल मिलकर सुमेधा को रुला गई। अरे, तुम तो रो पड़ी सुमी। मैं एक वीकेंड पर आऊँगा, दूसरे पर तुम ना जाना। पुखराज ने उसके बाल सहलाकर कहा। 2 महीने भी कहाँ पूरे हुए थे। उनके नूतन दाम्पत्य की व्यवस्था इतनी रही कि हनीमून या मधुमास के नाम पर इस विराट हवेली के शयन कक्ष के जालीदार गोखड़े या जहाजनुमा इस नक्काशीदार सजीले पलंग पर कुछ तृप्तिदायक पलों को दोनों ने स्मृति की पोटली में बांध लिया था। सुमिधा के जाने के बस कुछ दिन पहले का एक दिन बड़ा मनहूस सा दिन था। सुबह उठते ही संदेश मिला था कि सागर महाराज सा, जो चतुर्मास में भी आरंभ से ही निराहार व्रत कर रहे थे, अचानक अचेत हो गए हैं। मैं चलूं पुखराज? वहां औरतें नहीं जाती। बाबूजी का कड़क स्वर निकला। सुमिधा फुसफुसाई। डॉक्टर तो जा सकते हैं। बाबूजी, चलने दीजिए। हो सकता है बात सीरियस हो तो इसकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाए। डॉक्टर की भूमिका में भी उसका मन घबरा रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस बेमौके निराहार निर्जल लंबे व्रत की वजह? वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुखराज ने सबको हटाया। लगभग अचेत सागर जी महाराज सा को ORS पिलाया। अर्धचेतनता में भी विरोध कर रहे थे। नियम विरुद्ध उन्हें साफ बिछौने पर लिटाने से पहले सुमिधा ने बड़े महाराज सा की ओर देखा। उन्होंने मूक स्वीकृति दे दी। एक इंजेक्शन लगाकर पुखराज ने ड्रिप लगा दी। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर खतरे की हद तक नीचे गिर चुका था। एक युवक से कुछ अन्य इंजेक्शन मांगाकर ड्रिप में लगा दिए। तब स्थिति सुधरने की उम्मीद लगी। अर्धचेतनता से उबरकर जब उन्होंने आंखें खोली तब सुमेधा सामने ही एप्रन पहने खड़ी थी। बड़े महाराज सा और ब्राउजी फर्श पर चिंतातुर बैठे थे। पुखराज फिर बीपी ले रहे थे। गहरी सांस ले उन्होंने फिर आंखें मूंद ली। स्थानक की चबूतरों, छज्जों, आलों पर बैठे कबूतरों ने भी राहत भरी गुटरगू शुरू कर दी। थमी सी उमस भरी हवा घुटन से उबर तेज सांस की तरह चलने लगी। बाहर प्रतीक्षा कर रहे लोग भी महाराज सा के कहने पर अपने घरों को लौट गए। बस 2 लड़के भाग दौड़ करने को बाहर बैठे थे। सुमेधा को लगा सब सामान्य हो रहा है। तभी शीर स्वर में महाराज सा ने पुकारा, सुम। कुछ अस्पष्ट शब्द बिखरे और सुमेधा का हृदय बुरी तरह धड़क गया। उनकी खुली आंखें शून्य में तैर रही थीं। पुखराज और वह उन पर झुक गए, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश में। एक शीर्स्वर उभरा और सब कुछ ध्वस्त हो गया। लो सुमेधा, अब तो जीत लिया। मैं उबर आया ना, कामनाओं से। सुमेधा अवाक और पुखराज तो न जाने किन किन आवेगों प्रति आवेगों से गुजर रहे होंगे। वह उसकी ओर देखने का साहस नहीं कर सकी। अर्धचेतन मुनि फिर अर्धचेतना में खो गया। ड्रिप बदलते पुखराज के हाथ कांप रहे थे। बहुत छिपाकर भी अपनी आवाज का कंपन छुपा न सके। तुम घर जाओ। सुमेधा की रुलाई फूट पड़ी। रास्ते भर रोकते रोकते भी आंसू बांध तोड़ बहते रहे। रास्ते में कुछ लोगों ने समझा कुछ अनिष्ट हो गया। हवेली पहुंचते ही मम्मी ने भी यही पूछा, सब ठीक तो है ना? हाँ का संक्षिप्त उत्तर दे वह अपने कमरे में चली गई। पुखराज कब लौटे? सागर जी, मुनि जी, कैसे हैं आप? यह सब सुमेधा जान न सकी। अगले ही दिन पुखराज बिना कुछ कहे उसे उदयपुर छोड़ गए। कार में उसने कुछ कहने की चेष्टा भी की। यह कहकर चुप करा दिया कि तुम्हें आगाह किया था मैंने। अब जो नुकसान हुआ है उसे मैं झेलूंगा। 4 माह हुए सुमेधा को मिलने नहीं गया पुखराज। कह दिया MS की पढ़ाई बहुत कठिन है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सुमेधा नहीं समझ सकी नुकसान किसका हुआ, पुखराज का या उस युवा मुनि का, क्या उसका स्वयं का? अब यह कैसा और किसका वैराग्य था? तो ये थी कहानी। क्या यही है वैराग्य?
कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।